हाय गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। चलिए आज कक्षा 11 का क्लास 11 का नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 2 क्लास 11 का सेकंड चैप्टर है। चैप्टर 2, इस चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन एंड its compound. Hydrogen and its compound. Hydrogen यौगिक, उसके यौगिक, हाइड्रोजन यौगिक उसके यौगिक। ये कक्षा 11 का सेकंड चैप्टर है, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, हाइड्रोजन और उसके यौगिक। अब इसमें सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन टर्म आया है, तो इसको समझ लीजिए कि हाइड्रोजन है क्या। वास्तव में हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। क्या है? एक एलिमेंट है। अब इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे कि इसकी स्थिति क्या है। हाइड्रोजन का इसका परमाणु क्रमांक है 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। कहने का मतलब इसकी आवर्त संख्या कितनी है? आवर्त संख्या है 1। और इसका ग्रुप नंबर कौन सा है? ग्रुप नंबर यानी कि वर्ग संख्या या इसी को कहते हैं समूह संख्या। कौन से समूह का है या कौन से वर्ग का है, इस बात की जानकारी हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही पता कर सकते हैं। कि ये तो हो गया आपका आवर्त संख्या 1 और ये हो गया आपका ग्रुप संख्या 1। ग्रुप संख्या या वर्ग संख्या या समूह संख्या। और इसकी वैलेंसी कितनी है? संयोजकता भी इसकी कितनी है? 1। तो ये तीनों इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से हमने इसकी सारी डिटेल दे दी। आवर्त संख्या 1 है, इसकी ग्रुप संख्या या समूह संख्या 1 है, इसकी संयोजकता भी 1 है। तो इतना इसके बारे में आप लोग जान चुके हैं। अब हाइड्रोजन के बारे में और हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। ये हाइड्रोजन, इसको वांडरिंग एलिमेंट भी कहा जाता है। वांडरिंग एलिमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका कारण भी आप लोग सुन लीजिए। वांडरिंग एलिमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं आवारा तत्व। हिंदी में क्या कहते हैं? आवारा तत्व। और ये जो शब्द है वो वांडरिंग एलिमेंट घूमने की प्रवृत्ति को लेकर है। जैसे कई लोग घूमते रहते हैं इधर बिना काम के, तो उनको आवारा कहा जाता है या वॉन्डरिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार हम इस आवारा शब्द को कैसे डिफाइन करेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है आपके पीरियाडिक टेबल में, जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है और यहाँ मान लीजिए 7th ग्रुप है। ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में ये हाइड्रोजन यहाँ, और इसको यहाँ यानी कि फर्स्ट और ये 7 दोनों ग्रुपों में इसको रखा गया है। पहले ग्रुप में भी और 7वें ग्रुप में भी। क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके कुछ गुण वो मिलते हैं क्षार धातुओं से। इसके कुछ गुण किससे मिलते हैं? क्षार धातुओं से। और कुछ गुण मिलते हैं अधातुओं से। से 7वें समूह के जो अधातुएं हैं उनसे कुछ गुण मिलता है इसका, और कुछ गुण मिलता है क्षार धातुओं से। कहने का मतलब कि ये पहले ग्रुप में भी है और 7वें ग्रुप में भी है। कारण ये है
कि इसके कुछ गुण क्षार धातुओं से मैच करते हैं और कुछ गुण जो है अधातुओं से मैच करते हैं। इसलिए इसको वॉन्डरिंग एलिमेंट कहा जाता है कि क्योंकि इसकी स्थिति कंफर्म नहीं है, इसकी जो स्थिति है, पोजीशन है, वो कंफर्म नहीं है। कंफर्म कहने का मतलब पहले में भी है और सातवें में भी है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वॉन्डरिंग एलिमेंट कहा जाता है। बात समझ में आई? तो वॉन्डरिंग एलिमेंट कहे जाने के कारण यही है क्योंकि इसकी स्थिति निश्चित नहीं है, फर्स्ट में भी है, सातवें समूह में भी है, और ये पीरियाडिक टेबल का पहला एलिमेंट है। पीरियाडिक टेबल का कौन सा है? फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है। और इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे कि इसके समस्थानिक क्या होते हैं, कितने होते हैं। इसके समस्थानिक के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। चलिए समस्थानिक देखते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक। देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। इसके 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। इसको कहते हैं प्रोटियम, प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, इसको कहते हैं ट्राइटियम, ट्राइटियम। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको D से, इसको T से। और ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव होने के कारण जो ट्राइटियम है वो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, यानी कि अस्थायी होता है। आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों में से कौन सा ऐसा समस्थानिक है जो कि रेडियो एक्टिव होता है। तो कौन सा समस्थानिक बताएंगे आप लोग? 1H3, जिसका नाम क्या है? ट्राइटियम। समस्थानिक होने के कारण ये अनस्टेबल होता है और अस्थायी होता है। अब इसके बारे में देखिए, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक जो है सबका इक्वल है। परमाणु क्रमांक सबका क्या है? इक्वल है, इक्वल है। सब में कितने प्रोटॉन हैं? 1। लेकिन अगर न्यूट्रॉनों की संख्या की बात किया जाए, न्यूट्रॉनों की संख्या की बात किया जाए तो क्रमशः इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2। कहने का मतलब इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 0। इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 1। इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 2। परमाणु क्रमांक सबका सेम है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या सब में इक्वल है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 0 है, इसमें 1 है और इसमें कितना है? 2। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, वह कौन सा हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन का वह कौन सा समस्थानिक है जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है या नाइट्रोजन न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन का वह कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन अब्सेंट होता है या अनुपस्थित होता है। तो कौन सा समस्थानिक है? 1H1 प्रोटियम। इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0, यानी कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये 3 समस्थानिक थे। फिर से बात सुन लीजिए, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्राइटियम। और इन तीनों में से कॉमन क्या है कि सब में प्रोटॉनों की संख्या समान है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2। और ये रेडियो एक्टिव होने के कारण बहुत ही अनस्टेबल होता है और ये एक ऐसा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के बारे में और देखेंगे। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन समझ लीजिए हो गया। अभी तो इसके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेज और इसके कंपाउंड्स भी पढ़ने हैं। अब देखिए हाइड्रोजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्रकार। सबसे पहले सक्रिय हाइड्रोजन, सक्रिय हाइड्रोजन, सक्रिय हाइड्रोजन। दूसरा होता है नवजात हाइड्रोजन,
नवजात हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और तीसरा होता है, ये हो गया पहला सक्रिय हाइड्रोजन जैसे नवजात हाइड्रोजन, और तीसरा जो है तीसरा देखते हैं आर्थो तथा पैरा हाइड्रोजन। आर्थो तथा पैरा हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे इसमें कि सक्रिय हाइड्रोजन क्या होता है, नवजात हाइड्रोजन क्या होता है, और आर्थो तथा पैरा हाइड्रोजन क्या होते हैं। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, चलिए देख लेते हैं। पहला सक्रिय हाइड्रोजन किसे कहते हैं, परमाणविक हाइड्रोजन। परमाणविक हाइड्रोजन जो होता है, या परमाणविक हाइड्रोजन। परमाणविक हाइड्रोजन का मतलब ये परमाणु के रूप में जो पाया जाता है। ऐसे हाइड्रोजन जो परमाणविक फॉर्म में होते हैं या परमाणु के रूप में होते हैं उसे सक्रिय हाइड्रोजन कहते हैं। और इनका जीवन काल जो होता है, जीवन काल का मतलब ये कितने समय तक जीवित रह सकते हैं, 10 सेकेंड। कितने समय तक जीवित रह सकते हैं, 10 सेकेंड। सक्रिय हाइड्रोजन किसे कहते हैं, परमाणविक हाइड्रोजन को सक्रिय हाइड्रोजन कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, परमाणविक हाइड्रोजन को सक्रिय हाइड्रोजन कहा जाता है। और यही सक्रिय हाइड्रोजन जो होता है वो परमाणविक हाइड्रोजन कहलाता है या सक्रिय हाइड्रोजन कहलाता है। और इसका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 10 सेकेंड होता है। दूसरा है नवजात हाइड्रोजन। तो नवजात हाइड्रोजन क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया से तुरंत निकला हुआ हाइड्रोजन ही नवजात हाइड्रोजन कहलाता है। नवजात का मतलब क्या होता है, शिशु। नवजात का मतलब क्या होता है, शिशु। शिशु का मतलब क्या, जन्म लेने वाला बच्चा। नवजात यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया से तुरंत निकला हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, नवजात हाइड्रोजन कहलाता है, नेसेंट हाइड्रोजन कहलाता है। और इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, यश बनाएंगे और इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसको कहते हैं नवजात हाइड्रोजन। अब आर्थो तथा पैरा हाइड्रोजन किसे कहेंगे, इसके बारे में देखते हैं। आर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, आर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। देखिए दो वैज्ञानिक थे, एक थे बॉर्नहॉफर एंड कार्तिक। बॉर्नहॉफर, सही कर लीजिए, बॉर्नहॉफर एंड हर्तेग, ये दो वैज्ञानिक थे, बॉर्नहॉफर एंड हर्तेग। इन्होंने क्या किया कि विभिन्न भौतिक मापों के आधार पर, किसके आधार पर, भौतिक मापों के आधार पर बताया कि जो साधारण हाइड्रोजन होता है वो दो ऐसे विभिन्न रूपों का मिश्रण होता है जिनके भौतिक गुणों में, फिर से सुन लीजिए, इन्होंने क्या बताया इन दो लोगों ने कि भौतिक माप के आधार पर जो साधारण हाइड्रोजन होता है, ये दो ऐसे रूपों का मिश्रण होता है जिनके भौतिक गुणों में बहुत कम अंतर होता है। जिनके भौतिक गुणों में क्या होता है, बहुत कम अंतर होता है। और ऐसे हाइड्रोजन को ही हम आर्थो तथा पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। ऐसे हाइड्रोजन को ही हम आर्थो तथा पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। अब अगर हाइड्रोजन अणु जो है, देखिए ये H2 के रूप में लिखा जाता है। H2 का मतलब ये इस तरीके से फॉर्म होता है, ऐसे एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, तो ये जुड़े रहते हैं, दो परमाणु जुड़कर एक अणु बनाते हैं। अगर हाइड्रोजन अणु
दोनों परमाणुओं के जुड़ने से इनके जो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण होता है इनमें, वो पाउली के अपवर्जन के सिद्धांत के अनुसार होता है। पाउली के सिद्धांत के अनुसार होता है। पाउली के सिद्धांत के अनुसार होता है। अब पाउली का सिद्धांत क्या है, एक बार सुन लीजिए। पाउली का अपवर्जन नियम क्या है। तो वैसे पाउली का अपवर्जन नियम जो है वो क्वांटम सिद्धांत के लिए है, क्वांटम नंबर्स के लिए है कि किसी भी परमाणु के बाइटन कोश में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। ये पाउली का अपवर्जन नियम है। तो इसके कहने का मतलब यही है कि दो इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो उन दोनों का जो चक्रण होगा वो हमेशा विपरीत होगा। एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। कहने का मतलब कि चक्रण जो होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉनों का वो हमेशा विपरीत होगा। यही पाउली के कहने का तात्पर्य है। तो ये क्या बता रहे हैं कि अगर कोई दो परमाणु हैं, मान लीजिए एक ये है और एक ये है, इस तरीके से अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों के जो चक्रण की दिशा होती है वो सदैव क्या होती है, विपरीत होती है। दोनों में एक अणु है, अणु का मतलब दो हाइड्रोजन परमाणु है, इनमें जो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण होता है वो सदैव क्या होता है, विपरीत होता है। और जो प्रोटॉनों की दिशा है, इसमें मान लीजिए एक प्रोटॉन इसमें एक प्रोटॉन इसमें, वो उन दोनों का जो डायरेक्शन है वो या तो एक ही दिशा में होगा, या तो क्लॉकवाइज होगा और या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। कहने का मतलब कि या तो एक ही दिशा में होगा या तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ये जैसे वन डायरेक्शनल है, ये दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। दूसरा क्या हो सकता है कि एक इधर हो और दूसरा इधर हो, एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो। तो जो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण है वो तो हमेशा क्या होगा, सदैव विपरीत होगा। किसके नियमानुसार, पाउली के नियमानुसार या पाउली के सिद्धांत के अनुसार। और जो प्रोटॉनों के चक्रण की दिशा है वो दोनों कंडीशन में हो सकता है, या तो हो सकता है सेम साइड में हो, सेम डायरेक्शन में हो, या हो सकता है दोनों क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो इसी के आधार पर जो प्रोटॉनों का चक्रण है, प्रोटॉनों के चक्रण के आधार पर ही इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कहा गया है आर्थो हाइड्रोजन और दूसरे को कहा गया है पैरा हाइड्रोजन। तो आर्थो हाइड्रोजन किसे कहेंगे और पैरा हाइड्रोजन किसे कहेंगे। चलिए अब देखते हैं पहले आर्थो हाइड्रोजन के बारे में। चलिए एक चित्र हम बना लेते हैं। ये परमाणु का, इसका हाइड्रोजन का नाभिक है। चलिए प्रोटॉन अभी बाहर दिखा देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसके चक्रण की दिशा इधर, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसके चक्रण की दिशा इधर। देखिए पाउली का सिद्धांत अपना काम कर गया, वो बता दिए। फिर मान लीजिए इसमें प्रोटॉन की दिशा इधर है और एक प्रोटॉन की दिशा क्या है, इधर है। अब जब ये कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन अणु को बनाने वाले दोनों परमाणुओं में उपस्थित प्रोटॉनों के चक्रण की दिशा एक हो, कहने का मतलब क्या हुआ, फिर से सुन लीजिए कि जब कोई अणु, हाइड्रोजन का जो अणु है, उसको बनाने में लगे दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा विपरीत हो, ये तो पहले ही पाउली ने बता दिया। लेकिन प्रोटॉनों की दिशा क्या हो, वन डायरेक्शनल हो, एक दिशीय हो, एक दिशा में हो। तो ऐसे हाइड्रोजन को हम कहते हैं आर्थो हाइड्रोजन। ऐसे हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, आर्थो हाइड्रोजन। आर्थो हाइड्रोजन किसे कहेंगे, फिर से एक बार सुन लीजिए। यदि हाइड्रोजन अणु को बनाने में लगे दोनों परमाणुओं के प्रोटॉनों की दिशा एक ही है या वन डायरेक्शनल है तो उसे क्या कहते हैं, आर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। अब देखिए दूसरा आपका है पैरा हाइड्रोजन। पैरा हाइड्रोजन किसे कहेंगे, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दीजिए बस। ये हो गया पैरा हाइड्रोजन। पैरा हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन। अब इसको देखिए, डिफाइन कर लीजिए। पैरा हाइड्रोजन किसे कहेंगे, एकदम सेम परिभाषा है कि अगर या यदि हाइड्रोजन परमाणु को बनाने में, हाइड्रोजन अणु को बनाने में लगे दोनों परमाणुओं के प्रोटॉनों के चक्रण की दिशा विपरीत है,
यदि हाइड्रोजन अणु को बनाने में लगे दोनों परमाणुओं के में स्थित प्रोटॉनों के चक्रण की दिशा क्या है, विपरीत है, तो ऐसे हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, पैरा हाइड्रोजन कहेंगे। ऐसे हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, पैरा हाइड्रोजन कहेंगे। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। नोट में क्या है कि सामान्य ताप पर साधारण हाइड्रोजन में आर्थो व पैरा हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है। इसके कहने का मतलब क्या है कि साधारण ताप यानी कि रूम टेम्परेचर पर जो होता है वो आर्थो कितने अनुपात में होता है, 3 भाग में आर्थो होता है और 1 भाग में क्या होता है, पैरा होता है, यानी कि 3:1 होता है। कम ताप करने पर मिश्रण में पैरा हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 20 केल्विन ताप मात्रा बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ताप रूम टेम्परेचर से भी कम कर दिया जाए तो मिश्रण जो होगा उसमें हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा है वो बढ़ जाती है। यानी कि देखिए यहाँ 3:1 था, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये अनुपात क्या होगा, पैरा का बढ़ जाएगा। और 20 केल्विन ताप पर, जैसे ये था कि अगर सामान्य ताप से कम कर देंगे, रूम ताप से कम कर देंगे तो ये बढ़ेगा, पैरा हाइड्रोजन बढ़ेगा। लेकिन अगर 20 केल्विन ताप पर लगभग शुद्ध पैरा हाइड्रोजन प्राप्त होता है। 20 केल्विन ताप पर, इसको आप सेल्सियस में भी चेंज कर सकते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आर्थो हाइड्रोजन पैरा हाइड्रोजन की तुलना में अधिक अस्थायी होता है। कहने का मतलब ये जो आर्थो हाइड्रोजन होता है, देखिए इसकी क्वांटिटी भी अधिक होती है, 3 है 1:1, तो क्वांटिटी भी अधिक होती है और ये स्टेबल होता है, जबकि ये अनस्टेबल होता है। लिखा हुआ है आर्थो हाइड्रोजन पैरा हाइड्रोजन की तुलना में अधिक अस्थायी होता है। फिर देखिए भारी जल, इसमें पहला यौगिक है हाइड्रोजन का, चूंकि ये समस्थानिक है, ड्यूटेरियम आपको पहले ही बता चुके, ड्यूटेरियम क्या है, समस्थानिक है, और उस समस्थानिक का ये क्या है, कंपाउंड है, भारी जल। तो भारी जल की अब हम प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूजिंग देखेंगे। सबसे पहले भारी हाइड्रोजन का मतलब 1H2, या इसी को क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम। भारी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को, देखिए इस ड्यूटेरियम का ऑक्साइड क्या होगा, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को क्या कहते हैं, भारी जल कहते हैं। इसकी खोज सबसे इंपॉर्टेंट देखिए 1 नंबर में पूछा जाता है। इसकी खोज यूरे तथा वासवर्न ने सन 1932 में किया था। किसने किया था, यूरे एंड वासवर्न ने कब किया था, 1932 ईस्वी में। इसके अनुसार, किसके अनुसार भाई, इन वैज्ञानिकों के अनुसार क्या होता है कि इसके अनुसार साधारण जल के लगभग 6000 भाग में 1 भाग क्या होता है, भारी जल होता है। जो साधारण जल हम लोग पीते हैं उसका 6000 भाग अगर ले लिया जाए तो उसमें 1 भाग क्या होता है, शुद्ध जल होता है, सॉरी भारी जल होता है। शुद्ध जल जो होता है आपका, उसके 6000 भाग में 1 भाग क्या होता है, भारी जल होता है। जो आप लोग पीते हैं उस जल में अगर 6000 लीटर ले लिया जाए तो उसमें इसका जो 1 भाग होगा उसमें क्या होगा, भारी जल होगा। अब हम बनाने की विधियां देखेंगे। बनाने की विधियां किसकी विधियां, भारी जल की। भारी जल बनाने की विधियां हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ओके।